Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 20th of January. So on the first page, there are two news which we are going to discuss. First is about a legal update. So what the title of the news says, Supreme Court Collegium firm on appointing gay lawyer as High Court judge. सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है उसको पूरा समझते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेंटर क्या चाहता है और सुप्रीम कोर्ट की जो कलीजियम है या सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जो बेंच है उसने यहाँ पर 3 जज बेंच ने यहाँ पर क्या बोला है। सो इसकी शुरुआत हुई थी इन अक्टूबर 2017। तब क्या हुआ था कि एक गे लॉयर जो है उनको यहाँ पर दिल्ली का हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसने रेकमेंड किया था। सो व्हाट दिस न्यूज़ सेज, कृपाल वाज यूनानिमसली रेकमेंडेड फॉर जजशिप बाय द दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम। और उसके लगभग 4 साल बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है हमारा उसने 2021 में इस पर एसेंट यहाँ पर जारी कर दी कि हम इससे सहमत हैं और जो मिस्टर सौरभ कृपाल हैं उनको वो हमारे देश के पहले जो है गे जज यहाँ पे होंगे जो दिल्ली हाई कोर्ट के उनको जज बनाया जाएगा। बट सरकार ने क्या किया, जो जिस कमेटी को यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंसिडरेशन यहाँ पर गया उसके बाद नवंबर 25 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या बोला कि ये फाइल वापस से दे दी किसको, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसको सहमति दे दी थी बट इसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पर भेजा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ आती है कि सरकार का क्या पक्ष है, सरकार ने इसको वापस क्यों भेजा, और सेकंड थिंग कि वाई दिस कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और हाई कोर्ट कॉलेजियम इज एडमेंट कि हमें यहाँ पे सौरभ कृपाल जी को यहाँ पे हमारे पहला जज यहाँ पे बनाना है एज ए गे। सो सरकार का अगर पक्ष देखें, सरकार यहाँ पे 2 चीज़ बोल रहा है। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे सरकार का मानना है कि ये जो पर्सन है सौरभ कृपाल जी, इनका जो रिलेशन है वो स्विस नेशनल के साथ है। दैट इज गवर्नमेंट हैड ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल साइटिंग कृपाल रिलेशन विद स्विस नेशनल, ये सरकार की पहली दलील है। और सेकंड ये है कि पहले भी सौरभ कृपाल जी LGBTQ राइट्स के लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी वॉइस यहाँ पर रेज करी। तो एक ऐसे जज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे वहाँ पे बैठना और जो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ पर फेवर कर रहे हैं तो वो अपने आप में गलत है, ये यहाँ पर सरकार का पक्ष है। बट यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की अभी जो यहाँ पर रूलिंग आई है उसमें क्या बोला है कि दैट एवरी इंडिविजुअल is entitled to maintain their own dignity and individuality based on sexual orientation। इसका मतलब हर एक आदमी के पास अपना अधिकार है किस तरीके से कंडक्ट करे, और अगर वो गे है और इस चीज़ को उन्होंने ओपनली यहाँ पर बता रखा है तो अल्टीमेटली ये से दर्शाता है। और स्विस नेशनल के साथ भी जो उनके रिलेशन है उसको भी उन्होंने सार्वजनिक कर रखा है। और प्लस जो हमारी RNAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसने भी यहाँ पर क्लियर हरी झंडी दे दी कि उनके साथ यस उनके रिलेशन है और कोई भी गलत एक्टिविटी में लिप्त नहीं है, ये उन्होंने भी जानकारी दे दी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ये भी मानना है जो 3 जज बेंच है कि दिस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। आप क्यों यहाँ पर सेक्स या आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन मेरिटोरियस है और उसके पास इतनी विल है और वो अगर वहाँ जाके अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें और बेटर यहाँ पे कहीं ना कहीं काम कर सकता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा एलिवेशन है। तो यहाँ पर सरकार का ये पक्ष है कि उनके अकॉर्डिंग स्विस नेशनलिटी और जो LGBTQ राइट्स के लिए जो एडवोकेसी इन्होंने करी है वो, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी बात रखी कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यहाँ पे ये एलिवेशन हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। ठीक है, चलिए सेकंड न्यूज़ पे आते हैं, फर्स्ट पेज पे। दैट इज यहाँ पे क्या बोला है कि वी वांट नॉर्मल टाइज विद पाकिस्तान सेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो यहाँ पे हमने रिसेंटली यहाँ पर डिस्कस किया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने UAE के एक TV न्यूज़ चैनल को अल अरेबिया TV को यहाँ पर अपना साक्षात्कार किया था। सो बेसिकली उसमें हुआ क्या था, उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिलेशन और बढ़िया हो और हम चाहते हैं बातचीत हो और UAE इसमें मीडिएशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अब क्योंकि इंडिया ने इतने समय तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बट कल जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब उनसे पूछा गया रिगार्डिंग द कमेंट्स विच हैज़ बीन मेड बाय पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ एक नॉर्मल टाइज, जैसे जिस तरीके से एक दूसरे नेबर के साथ रिलेशन होते हैं कि शांतिप्रिय रिलेशन हो, वो हम चाहते हैं। उससे ज़्यादा हमारा कोई उनसे डिमांड नहीं है, ना हमें और उनकी कोई मदद करनी है, ना हमको उनसे कोई मदद चाहिए। तो ये यहाँ पर क्लियरली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है श्री अरिंदम बागची जी, उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को रिआइटरेट करा कि हम बस एक कह सकते हैं नॉर्मल टाइज चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, उससे ज़्यादा और हमें कुछ यहाँ पर नहीं चाहिए, ये उन्होंने यहाँ पर बात करी। प्लस उन्होंने
टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा यहाँ पर बात करता है उसकी इंटरनेशनल फ्रंट पे भी, तो उसको भी कहीं ना कहीं गलत ठहरा है। और रिसेंटली हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने फिर से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गलत कमेंट किए। लाइक बेसिकली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज बूचर ऑफ गुजरात, उन्होंने गुजरात में कितने लोगों को मारा, इस तरीके की बातें। अगर आप एक पोजीशन पे है और आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं तो अपने आप में गलत है। और उसका क्रिटिसिज्म न केवल इंडिया में बट इवन पाकिस्तान में भी हो रहा है और दूसरे देशों में भी हो रहा है। और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनका हमेशा से ऐसा रहा है कि विद इन कंट्री और इवन एक्सटर्नली जब जब किसी नेताओं ने उनके खिलाफ बोला उन्होंने उसका कभी पलट के जवाब नहीं दिया। तो उसी का आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया की छवि इंटरनेशनली और वहीं हम पाकिस्तान की देख रहे हैं तो अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग देशों में पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर हो रही है। चलिए ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द 2 न्यूज़। 1 सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी पार्ट वी कैन स्किप। This is more about elections because the dates of election had already been announced in the 3 northeastern states. Okay, so now we'll come down to the editorial part. So today we'll be discussing 2 editorials and 1 opinion. So what the title of the first editorial says, Judging a Decade of the POCSO Act. So basically यहाँ पर क्या हुआ है कि POCSO Act, that is Prevention of Children from Sexual Offences, इसको 10 साल हो गए। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि 10 साल में हमने क्या अचीव किया, क्या यहाँ पर जो अपना पर्पस था पॉक्सो एक्ट का अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या वो फुलफिल हो पाया, और क्या क्या इसमें लैग्स हैं। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम कुछ कुछ चीज़ों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट अगर हम देखें कि जो बेसिक्स है, जैसे जब आप बात करते हैं कि अगर कोई चाइल्ड है, वुमेन चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड है, उसके साथ अगर इस तरीके से सेक्शुअल हरासमेंट कुछ हुआ तो उसके लिए लोकल जो पुलिस थाना है वहाँ पर वुमेन होनी चाहिए, बट वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। बट हमारे यहाँ पे इतनी वुमेन पुलिस ऑफिसर्स है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे ऑथर ने मतलब बात करी। सो बेसिकली पॉक्सो एक्ट की अगर बात करते हैं 2012 में लाया गया था और अभी हमने अक्टूबर 2022 में इसको 10 साल कंप्लीट किया। तो उसी के बारे में एडिटोरियल है। अब यहाँ पे ऑथर ने क्या बात करी कि सेक्सुअल जो ये पॉक्सो एक्ट है बेसिकली किसके लिए, कि 18 ईयर्स ऑफ एज के जो चिल्ड्रंस हैं हमारे यहाँ पे, और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी, दिस इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब बॉय एंड गर्ल। सो उनके खिलाफ अगर कुछ भी ऐसा होता है पोर्नोग्राफी रिलेटेड, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया जाए। और उसमें कड़े से कड़े प्रावधान यहाँ पर रखे गए और उसमें जो कोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए ताकि सोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाए, ताकि जो फाइनल वर्डिक्ट है वो बहुत फटाफट है। बट क्या हम उस चीज़ में सफल हुए, उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर ऑथर ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ स्टेट्स का, छत्तीसगढ़ का यहाँ पर एग्जांपल दिया कि आउट ऑफ 1000 कितने यहाँ पर केसेज आ रहे हैं और कितना यहाँ पर रेजोल्यूशन हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि लगभग 10 साल हो चुके हैं। अगर हम केसेज में देखें तो केसेज हर साल बढ़ते जा रहे हैं और जो पेंडेंसीज है केसेस की उसकी वजह से बहुत सारे केसेस सॉल्व नहीं हो रहे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो जो माइनर होता है लेस देन 18 ईयर्स, फिर बाद में वो मेजर कैटेगरी में आ जाता है और फिर बाद में जो कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंट पोजीशन को काफ़ी लोग उसका गलत इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं फिर से उस केस को बढ़ाते जाते हैं उसका टाइम पीरियड और अल्टीमेटली वो बरी हो जाते हैं। तो इस तरीके के केसेस हम देख रहे हैं। इसी वजह से कुछ डेटाज भी हमने देखे थे। अगर 2012 से 2020 तक देखें तो लगभग 2000% से ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज आया इन टर्म्स ऑफ केसेज और केसेज यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो रहे। सो कुछ यहाँ पे जो ऑथर ने कुछ बातें करी है, दैट इज नो चेंज इन इन्वेस्टिगेशन। दैट मीन्स पहले भी ये सीआरपीसी के अंतर्गत आता था और अभी भी उसी के अंतर्गत है। बट यहाँ पे जो मैंने पुलिस ऑफिस जो महिला पुलिस अधिकारी की मैंने जो बात की थी कि वुमेन्स की अगर बात की जाए तो इतने हमारे यहाँ पे थाने ही नहीं है जिसमें पुलिस थाने जिसमें महिलाओं की पोस्टिंग हो। तो या तो आप उसमें रिक्रूटमेंट बढ़ाएं ताकि इस तरफ पॉक्सो एक्ट की तरफ और अच्छे से काम हो सके। और इसी के अलावा यहाँ पर ऑथर ने बात करी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द prosecutrix is conducted according to provisions of the CRPC. However, the medical examination of girl child is conducted by a female doctor. तो ये भी यहाँ पर बात की कि पॉक्सो एक्ट तो बात करता है कि फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए, बट क्या वो एक्चुअल में है, राइट? तो उसको भी यहाँ पर रिआइटरेट किया। थर्ड थिंग, इशू ऑफ एज डिटर्मिनेशन, की काफ़ी बार ये होता है कि एज डिटर्मिनेशन ऑफ अ जुवेनाइल डेलिक्वेंट इज गाइडेड बाय द जुवेनाइल जस्टिस। इसके लिए भी हमारे यहाँ पे कानून है। बट द सुप्रीम कोर्ट इन जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये यहाँ पर केस बताया है, उसमें क्या बोला गया था, दैट द गिवन स्टैट्यूटरी प्रोविजन शुड आल्सो बी द बेसिस टू हेल्प डिटरमाइन एज इवन फॉर चाइल्ड हु इज अ विक्टिम ऑफ
क्राइम, राइट। तो आई होप ये समझ आया हो कि बेसिकली यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाहते हैं। ऑथर कहना चाहते हैं कि आपने 10 साल हो चुके, आपने इसमें एक्ट बना दिए, कड़े प्रावधान बना दिए, उसमें इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट है, 5 साल की जेल है, फाइन है, काफ़ी सारी चीज़ें। बट यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो आपने रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बना रखे, उसके साथ में जिन चीज़ों को यहाँ पे काम में लेना, दूसरे जो एक्ट्स है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात की गई, प्लस जो वुमेन डॉक्टर्स की बात की गई, तो उस दिशाओं में भी यहाँ पर कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको इसमें अमेंडमेंट्स करने चाहिए, बिकॉज 10 साल हो चुके हैं और अभी क्योंकि हमें पता है कि इतना जस्टिस नहीं हो रहा, अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे जिनके साथ इस तरीके के सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ हुए हैं और उनको इसका सही तरीके से उसका समाधान नहीं हुआ जो भी उनके साथ हुआ है। तो इसी वजह से आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए, बट वो भी इतना सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस पर्टिकुलर एक्ट and need to bring certain reforms under it. If there is not proper reforms will be able to bring in timely, then जो justice हम कह रहे हैं ना कि delaying justice in justice, so that's kind of situation what is happening in POCSO Act as well. So this was the whole editorial wherein the author has talked about the POCSO Act and after the completion of 10 years. ठीक है, चलिए then second editorial पे आ जाते हैं. So what the title of the second editorial says, flip the page to the chapter on मिडल स्कूल चिल्ड्रन। सो यहाँ पे ऑथर ने क्या बात की है कि स्पेशली अगर हम देखें कि अभी भी रिसेंटली क्या हुआ है, ASER की रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज हुई है। ASER का मतलब होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 2005 में स्टार्ट हुई थी और हर 2-2 साल में रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की जाती है। पिछले 2 साल हमने देखा कोविड था तो 2020-21 में, तो उस समय 2020 में रिपोर्ट नहीं आई और फाइनली यहाँ पर ये 2018-19 के बाद अब ये रिपोर्ट यहाँ पे 2023 में रिलीज़ की गई। अब ये रिपोर्ट बेसिकली बताती क्या है कि हमारे जो रूरल स्कूल्स हैं, मतलब सभी जगह यहाँ पे सर्वे किया जाता है, फिर अल्टीमेटली ये पता चलता है कि जो हमारे रूरल स्कूल्स में जो बच्चे हैं वहाँ की क्या सिचुएशन है, कितना मतलब वहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई वहाँ पर हो रही है और किस तरीके से वो उसको यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं, पूरा यहाँ पर प्रोसेस की कितने लोग यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हो रहे हैं, कितने प्राइवेट में जो पहले थे वो अब गवर्नमेंट, तो वो सब डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है थ्रू ASER रिपोर्ट। यहाँ पे एक और रिपोर्ट की गई, दैट एक और चीज़ की बात की, दैट इज निपुण भारत। सो व्हाट इज दिस निपुण भारत स्कीम? इस मिशन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स है या जो हमारे लेबर्स है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में मोस्टली काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा और टारगेट रखा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जाए। सो इसकी यहाँ पर बात की गई। अब यहाँ पे ऑथर ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्या बात की है कि हम अगर कुछ डेटा यहाँ पर निकालें और 2018 से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी सारे, अगर हम ओवरऑल एनरोलमेंट रेशियो देखते हैं, यहाँ पे ऑथर ने बताया कि रूरल एनरोलमेंट फिगर कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, राइट। 97.2% जो पहले हुआ करता था, दैट हैज़ रीच्ड 98.4%। इसका क्या रीज़न हो सकता है? स्पेशली लॉकडाउन्स के बाद या कोविड के समय हमने देखा काफ़ी सारे लोगों की जो इनकम है उसमें कहीं ना कहीं एक डिक्रीज़ आया, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई। तो उसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया, अपने जो बच्चे थे जिनको जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे उनको अब सरकारी स्कूल में यहाँ पर दाखिला दिला दिया। प्लस कुछ स्टेट्स की भी बात की। यहाँ पे पंजाब जो था सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा। बाकी सब स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, हालांकि उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उससे उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट फिर भी ओवरऑल जो कह सकते हैं आप स्टैंडर्ड्स थे उससे बेटर परफॉर्म यहाँ पे ASER रिपोर्ट में पंजाब ने किया। प्लस अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे ऑथर ने एक चीज़ और बोली कि जो आपके द्वारा सर्टेन स्कीम चला रखी, स्पेशली मिड डे मील स्कीम की बात की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस किया जाता है वो छोटे बच्चों पे किया जाता है, दैट इज़ जो जस्ट स्कूल में गए 1st 2nd क्लास के बच्चे। बट यहाँ पे ऑथर ने एक चीज़ और बोली कि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जिस तरीके से हमारे देश में टेक्नोलॉजी यहाँ पर बढ़ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, तो ये केवल काफ़ी नहीं है कि आप केवल ध्यान उन छोटे बच्चों पे, तो उन पर तो आपका फोकस होना ही चाहिए। उसी के साथ साथ जो इन टर्म्स ऑफ 15-16 ईयर्स के जो एज ग्रुप के जो चिल्ड्रंस हैं उनके ऊपर ही फोकस होना चाहिए। इसी वजह से जो टाइटल इस एडिटोरियल का रखा है, दैट इज फ्लिप द पेज टू द चैप्टर ऑन मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। मिडिल स्कूल चिल्ड्रन की बात इसीलिए की गई क्योंकि क्या होता है कि स्कूल प्रोवाइड्स अ बेस कि आपने एज पर ऑथर कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। बट अल्टीमेटली स्कूल भेजने का जो अल्टीमेट उद्देश्य पेरेंट्स का होता है कि कहीं ना कहीं अपना बच्चा शिक्षित हो और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उसको मिले, सो दैट वो अपनी फैमिली में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके। बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग एनरोल्ड इन कॉलेजेस एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग जॉब्स आउट ऑफ दैट, उसमें कितना डिफरेंस है, इसको यहाँ पर ऑथर ने बोला। तो इसी वजह से प्रॉपर यहाँ पे एक मैकेनिज्म बनाया जाए सो दैट ये पता चल सके कितने लोगों को यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट है और इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन सा सही फील्ड हो सकता है। उन सब चीज़ों की बात यहाँ पे ऑथर ने करी। अदरवाइज
थ्रू दिस ASER रिपोर्ट हमें ये जरूर पता चलता है कितना एनरोलमेंट हुआ, क्या सिचुएशन है हमारे यहाँ पे, किस तरीके से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें पता चलती है। डेटा बहुत सारा आता है, बट उस डेटा का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम केवल कुछ एक लिमिटेड एज ग्रुप के लिए ना करें, बल्कि जो इसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क में लेते हुए जो दूसरे बच्चे की उनके बाद का फ्यूचर आफ्टर स्कूल्स क्या रहेगा, या 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी ऑथर ने इस चीज़ पे हाईलाइट किया कि ये भी बहुत ज़रूरी है, इस पर भी यहाँ पर हमें काम करने की आवश्यकता यहाँ पर है। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे जो ऑथर का कंक्लूडिंग यहाँ पर रिमार्क था, उसमें यहाँ पर ऑथर ने यही बात की कि अब यहाँ पे ये हो चुका है कि थिंग्स हैव गॉट नॉर्मल, बट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमें और इस चीज़ को, क्योंकि हमें इशू पता है, कंसर्न्स पता है, और रिसेंटली जो सिचुएशन हुई क्योंकि पिछले 2 साल में हमने डेटा नहीं देखा, तो अब जो डेटा है उसके बेसिस पे आगे आने वाले समय में जो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन यहाँ पे बनाने की आवश्यकता है, इसी चीज़ को यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पर बात की, और एंडिंग इसी से करा कि दैट बट इट इज़ क्रिटिकल दैट वी रिमेंबर दैट मिडिल स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो अर्जेंटली नीड सपोर्ट फॉर लर्निंग, रिकवरी एंड कैचअप। दैट मीन्स उनको भी हमारी ज़रूरत है, उनको और ज़्यादा ज़रूरत है अभी की सिचुएशन, क्योंकि उनको थ्रू दिस रिपोर्ट्स एंड थ्रू दिस कह सकते हैं कि आफ्टर 12th, आफ्टर 10th उनको एक करियर अपना बेस बनाना है, और उसी के बेसिस पे वो पूरी अपनी ज़िंदगी यहाँ पर, लाइफ यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिस है, ये यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया। देन विल मूव टू द फर्स्ट ओपिनियन। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि सरकार ने क्या किया है, इंटरेस्टेड पार्टी, यहाँ पे जो टाइटल है और बोलता नीचे, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB माइट बी गुड एट चेकिंग फैक्ट्स बट इट कैन नॉट बी द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रूथ। सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली कि प्रपोजल दिया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने, जिसके मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी। उसमें क्या बोला गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो कंटेंट यहाँ पर डाला जाता है, पोस्ट किया जाता है, उसका फैक्ट चेक कौन करेगा, PIB करेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सॉरी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो इसकी यहाँ पर बात की। सो ऑथर के अकॉर्डिंग ये अपने आप में गलत है, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसका जो काम है, सर अल्टीमेट पर्पस है, जिस पर्पस से वो बनाया है और जो वो काम करता है, जो गवर्नमेंट के फैक्ट्स है, डेटाज है, उनको यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है, या गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके बारे में बताया जाता है, कुछ इनॉग्रेशन होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। बट ऐसे में गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑथर, व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू IT रूल्स में जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए, और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में जिस तरीके के अमेंडमेंट्स किए, कि सरकार चाहती है कि ये जो भी कंटेंट है ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो अपलोड हो रहा है, उस पर सरकार का कंट्रोल रहे, और उसी तरफ यहाँ पे कदम है जिस तरीके से सरकार ने उठाया। तो ऑथर ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को यहाँ पर, PIB को यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं किया, बट उन्होंने बोला कि जिस अथॉरिटी को ये काम दिया गया कि फैक्ट चेकिंग उनके द्वारा की जाएगी कि क्या ये डेटा सही है, गलत है, और अगर उनको गलत कुछ भी ऐसा लगता है तो उस डेटा को हटा दिया जाएगा। उस पर यहाँ पे ऑथर ने क्वेश्चन किया। इसी वजह से यहाँ पे आप अगर इस पूरे ओपिनियन को देखेंगे तो उसमें यही रिमार्क्स है दैट but one would have to be delusional to think that the government do not have an axe to grind. If the proposal is implemented, the government can play the super censor at will. मतलब गवर्नमेंट के पास सोल अथॉरिटी आ जाएगी कि वो किस तरीके से अपने देश में जो डेटा है और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे इम्पार्ट की जा रही है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उसको कंट्रोल कर पाएगी, और वो यहाँ पर सरकार करना चाहती है, ऐसा ऑथर का यहाँ पर मानना है। इसी के साथ साथ एज आई टोल्ड यू कि जिस तरीके से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की यहाँ पे ऑथर ने बात की, और उसी के साथ साथ हमने देखा था कि IT रूल्स में किस तरीके के चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं और स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज और नॉर्म्स लाए जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ को यहाँ पर ऑथर ने इस पर्टिकुलर ओपिनियन में हाईलाइट किया। चलिए, देन विल मूव टू द एक्सप्लेन्ड पार्ट। सो एक्सप्लेन्ड में टुडे विल बी डिस्कसिंग द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आएगा, एरियाज का आएगा, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट हम स्पेशली कीपिंग इन माइंड जो सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बहुत से देशों की स्थिति इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो इफ़ वी एनकाउंटर ए पैसेज इन आर एग्जामिनेशन देन वी शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर सच अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सो इवन इन द सैम्पल पेपर्स एज वेल वी आर सीन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि बताया पूरा कि पॉलिटिक्स बेसिकली पाकिस्तान की क्या है और किस तरीके से चलती है। सो देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, इसके बारे में बताया गया, और अभी जो पार्टी है जो पावर में है शहबाज शरीफ, उनके बारे में कि, और जिस तरीके से उनकी पार्टी ने कोलिशन किया है, जो भुट्टो की पार्टी है, बिलावल भुट्टो की पार्टी है, उनके बीच में जिस तरीके से कोलिशन हुआ उसकी बात की गई। सेकेंड चीज़ कि ये कोलिशन की अगर हम देखते हैं तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इमरान खान की जो पार्टी थी तहरीक इंसाफ, उसके खिलाफ लाया गया, और उसके बाद ये पूरा यहाँ पर पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, उसके बाद में नई सरकार आई। अब इमरान खान की पार्टी क्या चाहती है, और अभी भी रिसेंटली हमने देखा था कि कुछ प्रोविंसेस में, स्पेशली पंजाब प्रोविंसेस में, उनके कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। अब इमरान खान गवर्नमेंट यहाँ पे ये चाहती है कि क्या किया जाए
चुनाव फिर से हो, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जो सिचुएशन अभी हो रही है, दिस गवर्नमेंट इज ए बिग फेलियर एंड दे आर नॉट एबल टू कर्ब द सिचुएशन, और जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे. So what Imran Khan is wanting, that election should be held at the earliest. And what the current government under Shehbaz Sharif, what they want कि अभी जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की बहुत ख़राब है, उसके ऊपर उसको रिवाइव करके फिर हम इलेक्शंस का सोचें. तो उनका फोकस यहाँ पे इलेक्शंस नहीं है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे जिस तरीके से पॉलिटिकल फ्लक्स पूरा यहाँ पर बता रखा है कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है. पाकिस्तान में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी चाहिए तो 173 सीट चाहिए, और जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में देर आर 4 प्रोविंसेस, तो अकेले पंजाब प्रोविंस में देर आर 173 सीट्स. तो अगर आपने पूरा पंजाब जीत लिया, राइट, तो आपको बाकी जगह आपकी कराची में या दूसरी जगह अगर कुछ सीट्स नहीं भी आती है तो भी आपको दिक्कत नहीं, आप पाकिस्तान में सरकार बना सकते हैं. ये इस न्यूज़ में बताया गया. सो इसी चीज़ को यहाँ पे इधर भी हाईलाइट किया गया कि ऑफ द 342 सीट्स यू नीड 172 सीट्स, राइट, 173 सीट्स. सेकेंड थिंग, यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जो सिचुएशन हो रखी है पाकिस्तान की, क्योंकि जब से हमने देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इमरान खान गवर्नमेंट यहाँ पे चली जाती, तो अब उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए थे, और उन्होंने यहाँ पर अपनी सरकार को भी घेरना शुरू कर दिया, और इवन इंडिया के फेवर में भी बहुत से कॉमेंट्स यहाँ पर किए कि किस तरीके से इंडिया की फॉरेन डिप्लोमेसी काम करती, किस तरीके से इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इंडिया डेवलपमेंट कंटिन्यूस डेवलपमेंट किस तरीके से इंडिया में हो रहा है. इस चीज़ को भी यहाँ पे उन्होंने रखा. सेकंड थिंग, यहाँ पे एज आई टोल्ड यू पूरा यहाँ पर बता रखा है अबाउट द सिचुएशन इन पंजाब. एज आई टोल्ड यू कि जितनी सीट्स वहाँ पर है, उस अगर सारी सीट्स अगर पंजाब में ही मिल जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो जीत सकता है. इन पंजाब की, सॉरी, पाकिस्तान की बात की जा रही. सेकंड थिंग, यहाँ पे बात की जा रही कराची की, कि कराची में क्या है कि काफ़ी सारी क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है. स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ या उस पर्टिकुलर एरिया की पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी जिस तरीके से सीट्स लेके आती है, क्योंकि यही सब चीज़ें हमने पंजाब में जब चुनाव थे या पाकिस्तान में जब चुनाव थे पंजाब प्रोविंस में, तब भी वैसा ही देखा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सीट्स भले ही नहीं जीती, बट जो वोट शेयर है उसमें कटिंग बहुत करी, और कुछ अगर वोट स्प्लिट होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसका कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को फायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है. ऐसा ही कुछ हमें पाकिस्तान के इलेक्शंस में देखा था, ऐसा यहाँ पर इस पर्टिकुलर न्यूज़ में बताया. अलॉन्ग विद दिस, कराची की क्या सिचुएशन है, बलोचिस्तान की क्या सिचुएशन है, कि वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से काम कर रही है और क्या सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, इस चीज़ को भी यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पर हाईलाइट किया गया. अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे लास्ट में ये बताया गया वेयर इज द पॉलिटिकल फ्लक्स हेडिंग. सो इसमें बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया कि जो सिचुएशन यहाँ पर है उसमें दोनों की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनका ऐसा मानना है कि ये बहुत सिचुएशन ख़राब है और ये सरकार बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही जो भी सिचुएशन है, तो हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमको एक्सपीरियंस है, हमने पहले भी यहाँ पे कंट्रोल किया है, तो हम उस चीज़ से यहाँ पे उबार लेंगे हमारी इकोनॉमी को. बट जो करंट गवर्नमेंट है वो चाहती है, उनको पॉलिटिक्स, उनको पावर है, दे आर हैविंग पावर, सो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं. बट उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ की पार्टी में नॉट ओनली विद इन पार्टी बट इवन विद इन फैमिली एज वेल बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रहा है या रिलेशंस बहुत खराब है. इसी वजह से यहाँ पर इमरान खान इज आइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सो दैट्स व्हाई ही इज ऑफ द ओपिनियन कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन पाकिस्तान एज सून एज पॉसिबल. So what the news says, women officers in command soon, a total of 244 of them are being considered by the army for promotion from the rank of lieutenant colonel to colonel against 108 vacancies. So हमने लास्ट ईयर इससे रिलेटेड देखा था कि सरकार ने अब क्या किया कि अभी तक जिस तरीके से वुमेन्स का इंडक्टमेंट होता था थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी के थ्रू होता था, फिर उसको क्या कर दिया, परमानेंट कमीशन कर दिया. अब यहाँ पे इस चीज़ को इनिशिएट किया गया कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उनको यहाँ पर अब कर्नल यहाँ पे बनाया जाएगा, और जो हमारी वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे एलिवेट किया जाएगा जितनी भी हमारे यहाँ पे वैकेंसीज है. सो दिस अल्टीमेटली शोज़ कि किस तरीके से हम हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य है कि सभी का रिप्रेजेंटेशन हो, और स्पेशली आर्म्ड फोर्सेज में भी यहाँ पर फीमेल्स बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, उनका सिलेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है, और वैकेंसीज इस तरीके से यहाँ पे एलिवेट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एवरीथिंग. सो दैट इज अ ग्रेट थिंग एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. ठीक है, चलिए. देन अबाउट दिस न्यूज़, अनदर लीगल अपडेट. और द न्यूज़ सेज कॉलेजियम सिस्टम विल कंटिन्यू सेज लॉ मिनिस्टर. सो यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने ये बोला है कि कॉलेजियम सिस्टम तो रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट क्योंकि जब से यहाँ पे उन्होंने एक पत्र यहाँ पर हमारे ऑनरेबल सीजीआई जी को लिखा, डीवाई चंद्रचूड़ जी को, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ गई कि सरकार कॉलेजियम सिस्टम को हटाना चाहती है या किस तरीके से काम करना चाहती है. तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने एक क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम कॉलेजियम सिस्टम को हटाएं, बट हम ऐसा चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी लोगों का. और इसी वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है तो इंडिपेंडेंट पीपल होने चाहिए, कुछ जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके या इंडिपेंडेंटली वहाँ पर उसमें अपनी बात रख सके. और
एज वेल एज कि अगर जो स्टेट का कॉलेजियम है उसमें भी अगर जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वो उसमें उस पर्टिकुलर कमेटी में होने चाहिए। तो इस चीज़ की उन्होंने यहाँ पर बात की। इसी वजह से यहाँ पे ये बोला गया, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, दैट वी मस्ट कैरी फॉरवर्ड विद द प्रेजेंट सिस्टम एंड दैट सिस्टम नीड्स सर्टेन अपडेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, राइट, एज पर द विशेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आई हैव ऑलरेडी टेकन सर्टेन पॉजिटिव स्टेप्स बाय हैविंग कंसल्टेशन विद सीजीआई। तो उन्होंने साहब यही कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते कि इस स्टेप को हटा दिया जाए या ये पर्टिकुलर सिस्टम है इसको हटा दिया जाए, बट जो प्रोसेस है उसमें हम चाहते हैं कि और अपडेशंस हो, चेंजेस हो। इसी वजह से उन्होंने ये बात अपनी रखी है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, नाउ विल मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। So on world section, two news which are interrelated. First is Zelensky urges Western allies to send more tanks, and Russia warns of escalation if West supplies more arms. So this news is basically about a situation which is being happening in Russia and Ukraine. So यहाँ पर रशिया यहाँ पर कंटिन्यूस अटैक्स यहाँ पर कर रहा है और यूक्रेन यहाँ पर क्या कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है और यूक्रेन को यहाँ पे मदद वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न इकोनॉमीज करी, सो दैट जो कंटिन्यूस यहाँ पे मिसाइल्स यहाँ पर दागे जा रहे हैं, जिस तरीके से आर्म्स एम्यूनिशंस के साथ बहुत अग्रेसिव वे में रशिया यहाँ पर फाइट कर रहा है, तो उसको यहाँ पर डेटर कर सके, उसको कंट्रोल किया जा सके या उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सो इसी के लिए जेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डाइवर्स में मीटिंग थी, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को बोला कि हमें और आर्म्स एम्यूनिशन चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो अगर हमारे पास प्रॉपर आर्म्स एम्यूनिशन नहीं होंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमारी टेरिटरी को, हमारे देश को, हमारे लोगों को यहाँ पर बचाना। तो उस चीज़ को उन्होंने रिआइटरेट किया और ये अर्ज किया वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न इकोनॉमी से, कि हमें हर संभव मदद यहाँ पर दी जाए। रिसेंटली हमने देखा था कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और जो यूके के नए जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक जी, उनके बीच में बातचीत हुई और यूके ने भी इस चीज़ को बोला है कि हम भी हमारी तरफ से जो हर संभव मदद होगी इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन वो यहाँ पे यूक्रेन को देंगे। सेकेंड थिंग यहाँ पे बात की गई कि रशिया ने क्या बोला, रशिया ने ऐसा बोला कि अगर वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के द्वारा इस तरीके का सपोर्ट यहाँ पर किया गया तो हम इस चीज़ के रिटेलिएट करेंगे और ये अटैक्स हैं जो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकते हैं। इसी वजह से रशिया वॉन्ट्स ऑफ एस्केलेशन इफ वेस्ट सप्लाइज मोर आर्म्स, कि जो ओवरऑल अभी तक जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है उसको और हम अग्रेसिव मोड में लेके जाएंगे अगर वेस्टर्न कंट्रीज और ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट अगर रशिया को, यूक्रेन को करेगा। देन वी कम डाउन टू द लास्ट न्यूज़ दैट इज ऑफ टुडेज एनालिसिस, दैट इज क्रिटिकल कोविड केसेज हैव पीक्ड सेट बाय चाइना। सो चाइना ने, हालांकि यहाँ पर ऑफिशियल डेटा यहाँ पर रिलीज़ नहीं करा, बट यहाँ पर चाइना ने बोला कि पिछले कुछ समय से जो हमारे डेथ्स हो रही थी या जिस तरीके से लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी एक तरीके से बंद कर दी, पीपल आर ट्रैवलिंग, पीपल आर मीटिंग ईच अदर, तो उसकी वजह से जो एल्डरली पीपल है जो कोविड से इन्फेक्टेड थे उनमें हमने देखा चाइना ने ये बोला है कि हमारे यहाँ पे पीक आ चुका है और अब धीरे धीरे केसेज में डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को यहाँ पर चाइना ने बोला, बट हमने पहले भी देखा जिस तरीके से चाइना ने डेटा रिलीज़ करने से मना कर दिया और कुछ रिपोर्ट्स में भी जिस तरीके से साइट किया गया कि लगभग पिछले एक महीने का जो डेटा आया इसमें चाइना में बताया गया 60,000 डेथ्स हुई है, बट कुछ वेस्टर्न मीडिया का ऐसा मानना है कि वो डेथ सेक्शन में 60,000 नहीं 6 लाख से ज़्यादा की डेथ्स यहाँ पे चाइना में हुई है। सो इन टर्म्स ऑफ डेटा यहाँ पर चाइना ने क्लियरली यहाँ पर बता रखा है कि हम डेटा रिवील नहीं करेंगे इवन आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर फ्रॉम यूएसए एंड अदर बिग नेशन स्पेशली WHO एज वेल। सो इसी वजह से हमारे देश में भी कंसर्न है किस तरीके से अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल यहाँ पर किया जाए, राइट। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़. So herein I conclude with today's analysis. So that's all from my side. Thanks for watching.